हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। हम भी अच्छे से हैं। चलिए आज का नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बातों के साथ, एक नई रेसिपी के साथ और कुछ ऐसी बातों के साथ जो हमारी लाइफ में होती रहती है। हम लोग सहते रहते हैं या कुछ एंजॉय करते हैं। रोज़ हम कुछ नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मैं जो रिलेट कर रही हूँ वो आप भी कर रहे हैं कि नहीं, तो मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कल मैंने एक रिक्शा के पीछे, हम लोग मॉल जा रहे थे, तो एक रिक्शा पे के पीछे लिखा था सुरक्षित अंतर ठेवा। मुझे तब एक चीज़ समझ आई कि ये सिर्फ एक दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस रखना ही नहीं है, ये हमारे रिलेशनशिप के अंदर भी है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चे का हो, माँ बाप का हो, फ्रेंड्स का हो, किसी का भी हो, एक अंतर रखना ज़रूरी है। मराठी में सुरक्षित अंतर ठेवा मतलब एक डिस्टेंस रखिए, एक गैप रखिए, इतनी दूरी बनाए रखिए कि कभी ना कभी अगर कुछ हो जाए तो हमें उतनी तकलीफ़ ना हो जैसी आज मैं झेल रही हूँ या बहुत सारे लोग झेल रहे होंगे। लेकिन हमें उस चीज़ में, मैंने जब ये रिक्शा के पीछे पड़ा तब मुझे समझ आया कि नहीं, ये बात बहुत सच्ची है कि हमें कोई भी रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हमें क्लोज़ नहीं आना है, नहीं, क्लोज़ आना है, लेकिन उतना क्लोज़ नहीं आना है कि कल को अगर ये रिश्ता हमसे छूट जाए हाथों से। क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो रिश्ता मन से, ज़िंदगी से कहीं ना कहीं छूट जाता है। वो भगवान की मर्ज़ी रहती है। बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो मन से और दिल से, वो अगर हम बोल रहे हैं, अगर मैं ऑकल्ट साइंस का भी आज थोड़ा बहुत जानती हूँ, आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आप रिश्तों को भी अपने साथ लेकर चलोगे। लेकिन वो भी अगर नहीं है, आज हम देखते हैं किसी को पैसे की तकलीफ़ है, किसी को रिश्ते की तकलीफ़ है, किसी को हेल्थ इश्यू है। वो सब क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कुछ जन्म में कोई हमने जो भी कर्म किए हैं जो हमको आज इस जन्म में भुगतना है। ऐसे ही एक कर्म में आ रहा है रिश्ता। जब मैंने ये पढ़ा कि सुरक्षित अंतर ठेवा, तो मुझे यही चीज़ ध्यान में आई कि हम लोगों को कोई भी रिश्ते को प्यार करना है, इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन सामने से भी हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। एवरी रिलेशनशिप गिव एंड टेक। जो अगर ये बंदा या बंदी, कोई भी इंसान अगर बोल रहा है कि गिव एंड टेक नहीं होता रिश्ते में, तो वो गलत है। आज के ज़माने में हम प्रैक्टिकल है और हमें पता है, भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि आप एक सांस ले रहे हो तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी आपको, तब जाके ही आपको एक दूसरी सांस मिलेगी। अगर हम वही सांस को संभाल के अपने पास रखेंगे तो हम नई सांस नहीं ले पाएंगे। वैसे ही रिश्ते में भी हमें कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ तकलीफ़ होगी, कुछ ऐसा होगा कि हम अलग हो गए, नहीं भी हुए, लेकिन मन में वो एक बोलते ना गिल्ट आ गया कि यार ये रिश्ता पहले अच्छा था, अभी ऐसा हो गया। वो नहीं होना चाहिए। दूर से रहो, मस्त रहो। क्यों? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आज इस बात के बात कर रही हूँ इस बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने वो सहा है, वो तकलीफ़ मैंने झेली है। आज मैं अगर यूट्यूब पे आई हूँ तो इसी वजह से आई हूँ। मुझे अकेलापन लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे किसी से बात करनी चाहिए। मैं इसीलिए आज नए नए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज मेरा परिवार 200 से ऊपर का हो गया है यूट्यूब पे, मुझे उसकी बहुत खुशी है, आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं आज अगर इस उम्र में ये समझ सकी हूँ कि आप कोई भी रिलेशनशिप में एक अंतर रखिए, इतने क्लोज मत आइए कि अपने को तकलीफ़ हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात भी नहीं है कि आगे हम पॉजिटिव ही रहे कि आगे सब अच्छा ही होगा, क्यों रिलेशनशिप ख़राब हो गए, ऐसा नहीं होगा। मैं भी वैसा ही सोच रही थी कि हम बस सब सही सोचते हैं, सही सब कुछ अच्छा ही होगा, और मैं वो भी सोच रखती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और वही पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। लेकिन लाइफ हमारी तरह स्टेबल नहीं होती है। जैसे घड़ी के कांटे आगे से पीछे घूमते रहते हैं, वैसे लाइफ भी हमारी कहीं ना कहीं आगे से पीछे घूमने वाली है। हम जिस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि नहीं ये हमारे लिए बहुत खास है, हमको इसको संभाल के रखना है, लेकिन दो में से कोई भी एक इंसान ऐसा रहेगा कि जो इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो भगवान उससे तोड़वाने की कोशिश करेगा।
और एक बंदा है वो जो रिश्ते को पकड़ना चाहता है, उसको वो इंसान वो रिश्ते को बचाना चाहता है, लेकिन फिर आगे जाके कहीं ना कहीं हमें ये रिश्ता तकलीफ देगा, दर्द देगा, तब हम क्या करेंगे? मैंने जो तकलीफ़ सहन की है, मैंने दोस्ती में ये तकलीफ़ सहन की है। मेरे लिए दोस्ती बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि दोस्ती ही सही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान ने सुदामा से किया, बहुत अच्छी की, अर्जुन से की, बहुत अच्छी दोस्ती रही, लेकिन वो भगवान थे, हम नहीं हैं। मैं दोस्ती में सामने वाला मेरा फ्रेंड है, वो गिर रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो बच जाए, उसके कर्म अच्छे हो जाए, मैं उसको संभालने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे गिरा रहा है, खुद भी गिर रहा है, मुझे भी गिरा रहा है। तब जाके मुझे एहसास हुआ, जब मैंने ये रिक्शा के पीछे सुना, नहीं, मैं आगे बढ़ रही थी वो रिश्ते में, मैं उनको संभालना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि वो बच जाए, लेकिन आप किसी को उसी वक्त तक समझा सकते हो जब तक वो समझना चाह रहा है। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कोशिश की, लेकिन अगर सामने वाले बंदे को समझना ही नहीं है, ये चीज़ कोई भी रिश्ते में आ सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आ सकता है, माँ बाप और बच्चे के रिलेशनशिप में आ सकता है, दोस्ती में आ सकता है, रिलेटिव्स के बीच में आ सकता है, लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो हम सोचते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें स्टॉप होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो रिश्ता छूटने वाला है, टूटने वाला है। जब भी उनको तकलीफ होगी तभी उनको समझ आएगा कि ये कितना सही था, वो हमारे लिए कितना क्या सोच रहे थे और हमने क्या किया, लेकिन वो वक्त कब आएगा वो हमें नहीं पता है। लाइफ मूव ऑन कर रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े, मैं वैसे ही वहीं के वहीं खड़ी रही थी। दोस्ती मतलब मेरे लिए तो दोस्त कहाँ से कहाँ, मैं सबको छोड़ चुकी थी। फ्रेंड्स मतलब मेरे लिए दिल से ज़्यादा, मतलब मैं खुद की परवाह नहीं करती थी पहले। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि मैं वही सोचती थी, आज मेरे लिए दोस्त है, मैं किसी से बात कर सकती हूँ, मैं अपने दिल की राज बात कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने वाला है, टूटने वाला है। और एक चीज़, आज के ज़माने में कोई भी एक चीज़ अपने में सच्चा और बुरा नहीं देख सकता। कुछ लोग होते हैं जिसको बात बात पे झूठ बोलना पसंद है, पता नहीं कोई उनको क्या दे रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं। एक नॉर्मल सी बात बोलेंगे ना कि अगर आपने अभी पानी पिया, 10 लोगों ने देखा है, अरे मैंने पिया ही नहीं है पानी, क्या मिला ये झूठ करके, बाकी 10 लोग बोल रहे हैं कि आपने पानी पिया है। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल। लेकिन उन लोगों को वो नहीं समझ आ रहा है कि आज जो आप झूठ बोल रहे हो, दैट विल बी बैक टू यू, इट विल कम वेरी सून, बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तब क्या करोगे आप? क्योंकि कर्म कभी अपना एड्रेस नहीं भूलता। आप जैसे एक एप्पल ऊपर फेंक रहे हो तो वो नीचे आ रहा है ना, वैसे ही आपके कर्म है, जब आप ऊपर फेंकोगे वो आपके पास बाउंस होके आने वाले हैं, ज़्यादातर जोर से आएंगे। अपने कर्म को इतना अच्छा रखिए कि भगवान भी आके आपसे पूछे कि बोल तेरी मर्जी क्या है, लेकिन इतना भी बुरा मत कीजिए, इतना भी झूठ मत बोलिए कि किसी को तकलीफ हो। ये कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ फ्रेंडशिप में मैंने जो सा वो कोई और रिश्ते में नहीं हो सकता, हो सकता है, बहुत सारी जगह पे हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी है। जो ये रिक्शा के पीछे लिखा हुआ मैंने देखा, तब मुझे समझ आया मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको गिरना है, जिसको भगवान गिराने वाला ही है, इसीलिए भगवान ने उसकी तरफ से मुझे गिराया। क्यों? क्योंकि भगवान को उसको गिराना है। मुझे तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आई एम नाउ ऑल राइट। मैं बहुत आगे निकल गई हूँ और ज़िंदगी के इस पड़ाव पे मुझे इतना समझ आ गया कि सबके साथ रखो, प्यार से रखो, लेकिन उतने क्लोज मत हो कि तकलीफ़ और दर्द आपको झेलनी पड़े। इसी के साथ मैं ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा की रेसिपी।
आज मैं चटनी और डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। कल मैंने सांभर की रेसिपी शेयर की थी, तो आप वो भी देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम रोज़ एक नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। ऑकल्ट साइंस की भी बात करेंगे। मैं फ़िलहाल ऑकल्ट साइंस के बारे में सीख रही हूँ। जितना मुझे नॉलेज है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कोई और टॉपिक पे भी बात करेंगे। अगर आपको भी कोई टॉपिक पसंद है जिसके पे ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, तो हम उस पर बात करेंगे। और मैं व्लॉग के साथ, अपनी बातों के साथ एक नया वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। हो सके तो रोज़ करना है मुझे। इवन मैं कहीं बाहर गई तो वो भी मुझे वीडियो अपलोड करना है, और आप सबको दिखाना है कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे अपने पूरे घर की रूटीन भी आपको दिखानी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे घर में मैं और मेरे भैया हम दोनों ही हैं, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती। लेकिन फिर भी आपके साथ मेरी रूटीन है वो किसी वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी कि हम लोग पूरे दिन में क्या करते हैं, क्या खाना बनाते हैं, कब खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको भी क्या पसंद है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डोसा और चटनी की रेसिपी। ये है 3 कटोरी उकड़ा चावल, इसको बॉइल्ड राइस भी बोलते हैं। और ये है वही सेम कटोरी उड़द दाल। और ये है आधा कटोरी, जो कटोरी फुल मैंने चावल और उड़द दाल लिए थे उसकी हाफ कटोरी मैंने चना दाल ली है। इस सबको हमको भिगोना है और अच्छे से धोना है। अभी हमने दाल को 3 पानी से धो दिया है और इतना पानी भर दिया है उसमें, ताकि वो फूलेगी तो अच्छे से पानी चाहिए। और उकड़ा चावल यानी कि जो बॉइल्ड राइस लिया है उसको भी मैंने 3 बार धो के उतना पानी डाल दिया है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अभी हम इसको दोनों चीज को कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगोना है। बाद में उसको सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट महीन पेस्ट करनी है। पहले अभी हम इसको भीगने देते हैं। ये देखिए, मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया है। आप देख लीजिए ये कैसा है, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं है, एकदम महीन पेस्ट कर ली है। अभी ये है उड़द दाल, जिसकी भी मैंने बहुत महीन पेस्ट की है। इसको पूरा अपने को बहुत ही सॉफ्ट और एकदम पेस्ट फॉर्म में कर देना है और दोनों को अलग अलग पीसना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने भी अलग अलग पीसा हुआ है। अभी इसको दोनों को मिक्स कर दे। बहुत बड़ा वाला लीजिए, ताकि जब उसका ऊपर फर्मेंटेशन हो जाएगा और वो ऊपर तक आ जाएगा तो वो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो सब बाहर निकल जाएगा। मैंने इसमें ना ही मेथी दाना डाला है, ना ही कुछ पोहे डाले हैं, साबूदाना कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सिंपल है, लेकिन एक ट्रिक है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जो वो मैं आपको बाद में आगे दिखाती हूँ। अभी इसको हमको कम से कम 8 घंटे तक छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। ये देखिए डोसा का बैटर ये फर्मेंट हो गया है। इसको ये आज 5 घंटे में हो गया, क्योंकि बहुत गर्मी है। अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी है तो 4 से 5 घंटे में हो जाएगा, और अगर ठंड है तो ठंड के दिनों में ये कम से कम 6 से 8 घंटा लेगा। अभी ये जो मैं ट्रिक आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपका डोसा जब भी आप बना रहे हो तभी बिल्कुल भी तवी पे चिपकेगा नहीं। उसके लिए एक ट्रिक है कि आप जब भी बनाना है उसके 1 दिन पहले इसकी प्रिपरेशन करें। अभी इसको पहले हमको कांच के बाउल में या तो प्लास्टिक के बॉक्स में निकाल के, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, इसको हमको पूरा निकाल देना है। और इसको अभी हमको ढक के फ्रीज में रख देना है। और जब भी हमको बनाना है तभी हमको उसको निकालना है। उसको आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले भी नहीं निकालना है। बस ये हो गया। अभी इसको ढक के हमको जब भी बनाना है तभी निकाल के बनाइए, और जब मैं अभी बनाऊंगी तभी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं इसको अभी फ्रीज में रख रही हूँ और मैं कल बनाने वाली हूँ, तो मैंने आज बना के रख दिया है। तो कल आप देखिए कि मेरा डोसा एकदम रेस्टोरेंट जैसा, बाहर जैसा बना है, और वो कैसा निकल रहा है, क्या है, वो सब आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसको हमको कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बॉक्स में निकाल के उसको ढक के फ्रीज में रख देना है, और जब भी हमको बनाना है तभी उसको निकालना है। तो अभी हम इसको रख रहे हैं। ये मैंने कांच का बाउल लिया है, तो अभी इसको मैं ढक के फ्रीज में रख रही हूँ।
ये हमारा डोसा का बैटर तैयार हो चुका है, जिसको मैंने अभी फ्रिज से निकाला है। और अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं अभी इतना सारा नहीं बना रही हूँ, तो इसमें से निकाल के बाकी का फ्रिज में रख दूंगी। और अभी हम बनाना शुरू करते हैं डोसा। मैंने इतना बैटर निकाल लिया है। अभी मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जितना। आपको कम या ज़्यादा जितना पसंद है उस हिसाब से लीजिए। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आपको जिस हिसाब से डालना है उस हिसाब से। फिलहाल मैंने 4 या 5 टेबलस्पून डाला हुआ है। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो अभी हम इसको और पतला करेंगे। मैंने हाफ कप से ऊपर थोड़ा करीबन पानी डाला हुआ है, आप देख लीजिए। इसको अच्छे से घुमाइए। ये कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। ये मेरी नॉनस्टिक तवी है, तो मैं उस पर ही बना रही हूँ। कैसे निकल रहे हैं आप देखिए। अभी हम ले रहे हैं डोसा का बैटर। मैंने कोई ऑयल ग्रीसिंग कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट मैं ये डाल रही हूँ। आपको जितना पतला करना है उतना कर सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ अमूल और थोड़ा सा तेल भी। अभी इसको अच्छे से पूरे डोसे पे कवर कर लीजिए। अब अगर आप अमूल नहीं खा रहे हो, बटर नहीं खा रहे हो, तो आप ऑयल में भी बना सकते हो, या अगर आप घी खा रहे हो तो उसमें भी बना सकते हो। मैं दोनों इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ऑयल डालने की वजह से डोसा क्रिस्पी अच्छा बनता है। अभी इसको होने दे रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं इधर से भी उठा रही हूँ तो डोसा देखो पूरा निकल रहा है। आपको इसको स्पैचुला निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए पूरा रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है। देखिए मैं और एक डोसा बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, डोसे के बैटर को जब फर्मेंटेशन हो जाए तभी उसको फ्रीज में रख दीजिए। ये बहुत अच्छी टिप है जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं भी कोई नहीं बताएगा। और दूसरी चीज़, जब भी आपको बनाना है उसी वक्त डोसा का बैटर का निकालिए फ्रिज से, उससे पहले मत निकालिए। तो आपका डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा और अपने आप निकलेगा। अगर इसकी जगह आपकी नॉर्मल तवी भी है तो भी उसके ऊपर भी ये डोसा बहुत अच्छे से निकलेगा और ये टेस्टी भी बनेगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा। अगर आपको क्रिस्पी डोसा नहीं पसंद है तो आपको उतना कड़क करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉफ्ट भी रख सकते हैं। ये देखिए मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से ही ये डोसा उठ गया है। ये देखिए, आप टेक्सचर देखिए, देखा आपने। बस इसी तरह से सारे डोसे बनाने हैं आपको। और जब भी दूसरा डोसा बनाना है आपको, गीले कपड़े से आप पोंछ लीजिए और फिर बैटर डालिए, जैसे मैं अभी डाल रही हूँ। आपको जितना पतला करना है उतना कर सकते हैं। तो देखा आपने मैं कैसे डोसे बना रही हूँ। आप इसी तरह से बनाइए और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपके डोसे कैसे बने हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन नारियल की चटनी, जिसके लिए हमको नारियल चाहिए, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तड़के के लिए कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ये है दालिया, जिसको चना, रोस्टेड चना दाल भी बोलते हैं। और ये है नमक। और तड़के के लिए हमको राई और हींग लगेगा। फिलहाल हमको इस सब को पीसना है, कड़ी पत्ते को नहीं पीसना है। इन तीन चीज को पीसना है नमक के साथ। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता दालिया डाल दिया है। और अभी मैं नारियल डाल रही हूँ और नमक स्वाद के अनुसार। अभी सबको पीस लेना है। देखिए मैंने चटनी पीस ली है। पीसते वक्त मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। अगर आपको दही डालना है तो दही डाल सकते हैं, इमली डालना है तो इमली डाल सकते हैं, या तो फिर आप पानी डाल के कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो आप उस हिसाब से पीस लीजिए। देखिए दरदरी कंसिस्टेंसी है, इसको महीन नहीं पीसना है। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। तेल मैंने 2 टेबलस्पून रखा हुआ है।
हींग। अभी गैस को बंद कर देंगे। ये सूखी लाल मिर्च है गोटा वाली, वो डाल रहे हैं, और कड़ी पत्ता। अभी इसको चटनी में डाल रहे हैं। तो तैयार है हमारी नारियल की चटनी। तो तैयार है हमारा सांभर, कोकोनट चटनी और डोसा।